क्या, और दिस इज माय मोबाइल नंबर। फटाफट आज का टॉपिक है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को हम समझेंगे, इससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ ब्लैंक स्लाइड पे आइए और कुछ बेसिक चीजें हम आपसे डिस्कस करते हैं। पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर, इधर सुनो। पॉलीमर वर्ड का आज हम करेंगे जिसको बोलते हैं ब्रेक करना। तो पॉली और मर ये वर्ड्स अलग अलग करो। पॉली का मीनिंग होता है मेनी एंड मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। मेरी बात समझिएगा, तभी हमें पॉलीमर समझ में आएंगे जब हमें पॉलीमर का मीनिंग समझ में आएगा। पॉलीमर वर्ड लिया गया है किससे? ग्रीक लैंग्वेज से। किस लैंग्वेज से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चेन की बात करूं, गले में पहनने वाली चेन या कोई जंजीर हमने सपोज ले लिया। अगर मैं उस चेन को पूछूं तो आप कहोगे कि ये चेन है, लेकिन मैं पूछूं ये किससे मिलकर बनी है, तो आप कहोगे मैम छोटी छोटी कड़ियां थी, उनको पिरो दिया तो ये चेन बन गई, है ना। सो ओवरऑल कहने का मतलब कि पॉलीमर्स की कहानी भी कुछ ऐसी है जैसे किसी चेन में छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक बड़ी चेन यूनिट बनाती हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टी एक छोटी यूनिट की होती है वही केमिकल प्रॉपर्टी पूरी चेन की होती है। उसी तरीके से छोटी छोटी वेदांत आ गए हैं, मैम कौन सी चेन है, गोल्ड की या सिल्वर की? ये अभी एथिलीन की चेन बनेगी, फिर ये एसिटिलीन की चेन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ आज हम हाइड्रोकार्बन की चेन बनाएंगे, फिर उन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक्स के नाम से, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स के नाम से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप तुम्हें ठीक है, नोट्स को कॉपी में लिखूं मैम? बिल्कुल लिख लो, है ना, पीडीएफ होता है उसको डाउनलोड कर लो, बिल्कुल लिखिए। आप साथ साथ चीजें डिस्कस करते हो तो आप लिख लिया करिए, ठीक है, आराम से बनाओ नोट्स। चलो इधर, तो पॉलीमर्स का मतलब होता है क्या? जिसमें छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स। अब आप पॉलीमर की लैंग्वेज में बात करो तो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स जो कि आपस में मर्ज होती हैं और एक बड़ी चेन का निर्माण करती हैं, जिसको हम फिर पॉलीमर के नाम से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो डेली लाइफ में हम पन्नी यूज करते हैं, पॉलिथीन यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको अगर हम डिफाइन करें तो वो होती है पॉलीएथिलीन। क्या होती है? पॉलीएथिलीन। बिकॉज वो उसमें क्या होता है, एथिलीन की स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा चुकी हूं तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। एथिलीन की स्मॉल स्मॉल यूनिट्स एज अ मोनोमर आपस में कंबाइन करती हैं और चेन स्ट्रक्चर में जुड़ती चली जाती हैं। तो एक टाइप का लीनियर पॉलीमर, मतलब रेखीय बहुलक बन के तैयार होता है, फिर उसको हम पॉलीएथिलीन बोलते हैं, शॉर्टली बोल दिया जाता है पॉलीथीन पॉलीथीन। तो इस तरीके से एस एस रॉय कह रहे हैं मैम कल की क्विज में कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ 51 और 260 के बीच में। कोई बात नहीं, अभी एक चीज ये भी तो समझो, अभी आपके बहुत सारे चैप्टर बकाया हैं। मैंने आपसे रेडियो एक्टिविटी नहीं डिस्कस किया है, पॉलीमर आज डिस्कस कर रही हूँ। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का टॉपिक अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, तो उसमें आपको दिक्कत आ रही होगी। बाकी ये है, आपको जहां कहीं भी दिक्कत हो, रॉय जी आप टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, क्वेश्चन देख लूंगी, व्हाट्सएप पे बता दू, पूछोगे तो भी बता दूंगी। वरना मेरा एक छोटा सा सजेशन था, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद में आप कहीं ना कहीं चीजें देखना, ठीक है। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? ठीक है, पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर इज जस्ट ओनली द कंबाइंड यूनिट व्हिच कम्स फ्रॉम द एडिशन ऑफ द स्मॉल स्मॉल यूनिट्स व्हिच इज कॉल्ड मोनोमर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम पॉलीमर्स की डेफिनेशन थोड़ा सा देखेंगे। क्या है डेफिनेशन? देखते हैं फटाफट, देखो इधर। पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच स्मॉल स्मॉल यूनिट्स called monomers combine into each other to make a long chain unit called polymer। ठीक है, एग्जाम्पल नेचुरल पॉलीमर, दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपके 90% जो पॉलीमर हैं वो होते हैं कैसे? सिंथेटिक पॉलीमर। और इसमें हम स्पेशली तीन कैटेगरी पढ़ते हैं, कौन कौन सी? एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉलीमर्स में सिंथेटिक प्लास्टिक्स, सिंथेटिक कपड़ा मतलब फाइबर, और सिंथेटिक रबर। तो तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं हम पॉलीमर्स को, और बाकी 10% जो कि नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, इनको अभी मैं आपको कराने जा रही हूं। आप ध्यान से नोट्स में इनको नोट कर लीजिएगा, नेचुरल पॉलीमर्स। चलो इधर देखते हैं। ये नेचुरल पॉलीमर जो थोड़े से हैं, इनको ध्यान से आप कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई नेचुरल पॉलीमर आपसे पूछ लिया जाता है। कौन कौन सा नेचुरल पॉलीमर होता है? ध्यान से देखो। अब आप नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो अब आप याद रखिए, नंबर 1 याद रखो, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है? जस्ट अ मिनट। हाँ, आइसोप्रीन क्या होता है? जस्ट अ मिनट। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन क्या होता है? आइसोप्रीन रबड़ होती है। नेचुरल रबर को, नेचुरल रबर अगर आपसे पूछें कि नेचुरल रबर का मोनोमर बता दो तो आंसर होगा आइसोप्रीन। ठीक है, मोनोमर इज आइसोप्रीन। इसी तरीके से अगर तुमसे पूछ लेते हैं कि बताओ कपड़ा कौन कौन सा नेचुरल फाइबर मतलब नेचुरल फाइबर कौन कौन सा होता है, तो नेचुरल फाइबर में आप तीन चीजें याद रखोगे। एक तो कॉटन, कपास की खेती होती है। इसके अलावा सिल्क, रेशम का कीड़ा होता है, वो सिल्क बनाता है। और इसके अलावा रेयन। तो अगर आपसे पूछें नेचुरल फाइबर, फाइबर बोले तो कपड़ा, मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, तो इनमें से कोई ना कोई नेचुरल फाइबर के नाम से आपसे पूछ लिया जाएगा। याद रखिएगा ये क्या होते हैं? ये नेचुरल फाइबर होते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे फाइबर में पूछ लेगा तो एक और पूछ लेगा जिसको हम सेलुलोज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सेलुलोज ये भी नेचुरल पॉलीमर या नेचुरल फाइबर में काउंट होता है। नेचुरल फाइबर में काउंट होता है। ठीक है, सेलुलोज कहाँ होता है, क्या होता है, वो मैंने आपको शायद पिछले क्लासेस में बताया है, नहीं तो याद रखो कि गन्ने के रस को निकालने के बाद जो गन्ने का वेस्ट मटेरियल है, जिसे गन्ने की खोई कह देते हैं, ये सेलुलोज कहलाता है। लेकिन क्या यही सेलुलोज होता है? नहीं। अब ऐसे समझो कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम चूरा चूरा कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बांस, जैसे गन्ने का तुमने सूखा हुआ कुचला हुआ गन्ने की खोई तैयार कर ली, इसका कपड़ा बनेगा, इसको गन्ने की लुगदी बोला जाता है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं आपको। इसको पेपर पल्प फैक्ट्री में इसी सेलुलोज का पेपर बना लिया जाता है, इसी सेलुलोज से कपड़ा बन के तैयार होता है, जिसे रेयॉन का कपड़ा कहते हैं। तो सेलुलोज क्या है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेलुलोज। तो आप ऐसे समझिए कि जो पौधों के डेड टिश्यूज होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बांस की खोई, गन्ने की खोई, खेत खेत में कटाई हो गई और उसके बाद जो खेत का एग्रीकल्चरल का वेस्ट मटेरियल है, उसकी उसकी खोई, उसको मशीनों में डाल के और उसकी पल्प तैयार कर ली। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, यू कैन से एब्सोल्युटली राइट। सो द वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट्स विच कैन बी यू कैन से ग्राइंड अप प्रॉपरली, उसको अच्छे से ग्राइंड अप कर लोगे तो वो क्या है? वो सेलुलोज है। ठीक है मैडम, जूट नेचुरल फाइबर में, ऑफ कोर्स डेड जूट विल आल्सो काउंटेड इन द नेचुरल फाइबर, जिसकी रस्सियां बनाई जाती हैं। रस्सियां दो टाइप की होती हैं, एक सिंथेटिक और एक नेचुरल। सिंथेटिक वो किससे बनती है? जो प्लास्टिक वाली रंगीन रंगीन रस्सियां होती हैं, वो बनती हैं नायलॉन की। जो टूथब्रश वाला ब्रशल्स का मटेरियल होता है ना, वो नायलॉन होता है, उसी नायलॉन से रस्सियां बनती हैं। वेरी गुड वेदांत। ठीक है, और दूसरा जो नेचुरल रस्सी होती है वो जूट की बनती है, भूरी वाली रस्सी, वही ज्यादातर यूज की जाती है किसी हैवी चीज को उठाने के लिए। ठीक है, जूट की बोरी, हाँ जूट की बोरी, जूट का पायदान जिसको हम बोलते हैं डोरमैट, जूट का बैग्स, बहुत सारा सामान बनता है, नेचुरल चीजें। ठीक है, बम्बू है ना, बांस के भी जूट की बाट, क्या बात क्या होती पता नहीं। ठीक है, तो सेलुलोज आप ऐसे याद रखिए। ठीक है, ये नेचुरल के नाम पे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर तुमसे पूछेगा चलो इधर, स्टार्च। स्टार्च, तो स्टार्च क्या होता है? ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। अगर तुमसे पूछें कि स्टार्च किसका पॉलीमर है, तो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, जिसे हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। ये ईटेबल पॉलीमर है। एग्जाम आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ईटेबल पॉलीमर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ऐसे करके देगा। तो याद रखिए, स्टार्च इज अ ईटेबल पॉलीमर, जो कि ग्लूकोज का क्या होता है? पॉलीमर होता है। इसमें ग्लूकोज मोनोमर के तौर पे होता है। किस किस में प्रेजेंट होता है? मैंने आपको बताया था शायद कि चावल, चावल पकाने के दौरान जो लसलसा पदार्थ निकल आता है फ्रॉम पोटैटो, यू आर एब्सोल्युटली राइट एस एस रॉय। आलू काटे, सपोज हमने आलू काटे और आलू काटने के बाद जो चाकू के ऊपर व्हाइट कलर का मटेरियल आ जाता है, ये स्टार्च है। इसी तरीके से याद रखो, चावल पकाने के दौरान या चावल को धोने के दौरान जो ज्यादातर तुम लोग चावल धोते हैं, हम लोग तो हम लोग क्या देखते हैं? पानी सफेद हो रहा है, क्या साफ होके जा रहा है? स्टार्च सारा धुला जा रहा है। जितना अच्छे से चावल धोते हैं उतना ही स्टार्च धुल धुल के फिर चावल कम चिपचिपा बनता है। मैं आपको चलो बहुत ही देसी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आप समझो। चावल को जितना आप धोगे उसमें से व्हाइटिश कलर निकलता है, तो वो क्या केमिकल है? क्या ऊपर से किसी ने सफेद रंग मिलाया? ऐसा तो नहीं है ना, वो स्टार्च होता है। जितना चावल धोया जाता है प्रॉपरली, इसका मतलब इसका स्टार्च उतना ही धुल गया। अगर उसी चावल को प्रॉपरली हम पकाते हैं फिर भी चावल का जो पानी है वो चिपचिपा जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टार्च। अच्छा, जो चिपचिपा पार्ट होता है, एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट। गांव देहात में इसको माण के नाम से हिंदी में बोला जाता है। माण वैसे बुकिश वर्ड है, आप हिंदी मीडियम की बुक में पढ़ सकते हो। तो चावल का जो चिपचिपा मांड है वो स्टार्च है। सूती कपड़ों में कड़कड़ापन लाने के लिए इसको कलफ के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए ये सारे नेचुरल के नाम से, बिकॉज इनमें से कोई ना कोई, उसका पानी को काऊ को दिया जाता है। राजीव, उसके पानी को ना केवल गाय भैंसों को डाला जाता है। मेरी बात सुनिएगा लेकिन हंसना मत। जो जो जैसे दिल्ली वगैरह या कह लो शहरों में क्या होता है? बच्चे को बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट पिलाया जाता है दूध में, एक्स्ट्रा, समझ रहे हो ना, जिनको बोलते हैं पावर ड्रिंक्स, ऐसे दिए जाते हैं। लेकिन गांव देहात में कहीं ना कहीं क्या करा जाता है कि चावल उबाला
और उसका ऊपर ऊपर का जो माड़ है, जिसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्टार्च के नाम से, उस पानी को निकाल के और उसमें हल्की सी शक्कर या काला नमक डाला, उसमें जरा सा नींबू निचोड़ा और उसमें टेस्ट क्रिएट करके और बच्चों को पिला दिया जाता है। दैट इज द वेस्ट पावर ड्रिंक, दैट इज द पावर ड्रिंक विच इज यूज। अमित ने ज्वाइन किया है, अक्षय आ चुके हैं। मैम शुगर का घोल में भी स्टार्च, हाँ शुगर के घोल में भी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये सिर्फ गाय भैंसों को नहीं डाला जाता है, शहर वाले गाय भैंसों को डालते हैं। गांव देहात के बच्चे यही स्टार्च पी पी के वाकई में गाय भैंसों वाली ताकत लेते हैं। चलो, फॉर व्हाट इट्स माय फेवरेट ऑल्सो। हाँ, फैन व्हाट मतलब समझे नहीं, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इस तरीके से यूज होता है ये गाढ़ा गाढ़ापन। और वैसे भी तुम्हें मैं बताऊं, घर में कभी भी कुकिंग करते समय चावल का पानी नहीं निकालना चाहिए। सब्जियां एग्जाम्पल के तौर पे अक्सर करते क्या है, ये बहुत गलत तरीका होता है, सब्जियों को छीलने के बाद नहीं धोया जाता। बिकॉज सब्जियों को या आलू को छीलने के बाद धो दोगे तो उसका स्टार्च धुल जाएगा। आलू छीलने के बाद नहीं धोना चाहिए, स्टार्च धुल जाएगा। सब्जियों को अगर तुमने छीलने के बाद, ग्रीन वेजिटेबल्स को अगर धो दिया, तो कौन सा विटामिन है जो पानी में घुल जाता है? बायो का क्वेश्चन बनता है आपका, किसका? विटामिन सी होता है। विटामिन सी घुल जाता है, विटामिन सी घुल जाता है ना? तो विटामिन सी फिर पानी में घुल जाता है, द सोल्यूबल विटामिन विच इज, है ना? इसके अलावा आप कभी भी किसी सीड को अगर अच्छे से उबालते हो, देखो हम लोग मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन एक चीज समझो, जो चाइना है, चाइना में जितने भी आप चाउमीन खाते हो, आप जितने भी चाइनीज डिशेस खाते हैं हम लोग, उसमें सब्जियों को अच्छे से पकाया नहीं जाता। बिकॉज वहां के कल्चर में ये माना जाता है कि सब्जियों को अच्छे से अगर पका देंगे तो उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। तो सब्जियों को अधकच पका, मतलब पूरी तरीके से नहीं, यानी 5-6 सीटी लगा दी उसकी है। समझ में आ रही मेरी बात? तो हाँ, फ्राइड राइस, चिली चिकन, वो बता रहा है अपना। ठीक है मैम, पावर बूस्टर के लिए आपने पतंजलि का पावर वीटा। अच्छा, तुम अब रामदेव का वो मत करो, एडवर्टीज कहीं ना कहीं प्रचार मत करो। चलो, तो ये हमने जो पढ़े ये सब नेचुरल पॉलीमर्स थे। अब हम आज की क्लास का मेन फोकस होगा सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्या होता है देखते हैं जरा। पॉलीथीन इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ इथाइलिन, सो इट इज कॉल्ड पॉलीथाइलिन। कैसे क्या होता है जरा फटाफट देखिए अब आप। एग्जाम्पल के तौर पे ये है आपका इथाइलिन, है ना? एथिलीन जिसे हम बोलते हैं, एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है बीच में, मतलब ये एक एल्कीन फैमिली का मेंबर होता है। एथिलीन के एन मेंबर्स जब आपस में काफी हाई टेम्परेचर पर हीट अप किए जाते हैं, डीएनए आरएनए आल्सो नेचुरल पॉलीमर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। और तो इस तरीके से बीच का डबल बॉन्ड इनका जाता है टूट और ये चेन ओपन हो जाती है। और फिर इस तरीके से ये जो एथिलीन है, ये अनलिमिटेड, मैंने एन नंबर लिया है, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000, इट कैन बी 10,000, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एथिलीन एटम्स कंबाइन इनटू ईच अदर। और इस तरीके से ये क्या बना सकते हैं, ये चेन बना सकते हैं पूरी पूरी। और फिर इस तरीके से जो बनके तैयार होता है उसको पॉलीथाइलिन बोलते हैं। और ये एक टाइप का कैसा पॉलीमर है, ये आपको याद रखना है। ये चेन यूनिट में जुड़ती चली जाती हैं, तो इनको आपको लीनियर पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। एसएससी में आता है। हाँ मैम नमस्ते, कोमल कह रहे हैं, नमस्ते जी, ज्वाइन करिए। तो एग्जाम अगर तुमसे पूछे कि पॉलीथीन किसका पॉलीमर है, तो आपका आंसर होगा पॉलीथीन एथिलीन का पॉलीमर है, इसीलिए पॉलीएथिलीन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके पॉली बैग्स वगैरह बनते हैं। ऑलराइट, अच्छा, इसके अलावा पीवीसी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पीवीसी। तो याद रखिए, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, विच इज द पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, इतना तो पता ही होगा आपको। विनाइल क्लोराइड इज केमिकली नोन एज क्लोरोएथिलीन। ध्यान से देखो अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। ये जो अभी हम आपको एथिलीन पढ़ा रहे थे, इसी एथिलीन में, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एथिलीन है। एथिलीन के चारों हाइड्रोजन में से सपोज कोई एक हाइड्रोजन, यहां पर जो हाइड्रोजन था सपोज हमने उसको रिप्लेस किया किससे? क्लोरीन से। तो अब ये बन जाएगा क्या? क्लोरोएथिलीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोएथिलीन। क्लोरोएथिलीन केमिकल को इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या बोला जाता है? विनाइल क्लोराइड बोला जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनोगे आप। पॉलीविनाइल क्लोराइड
किसका पॉलीमर होता है? विनाइल क्लोराइड का। ठीक है भैया, समझ में आ गया। लेकिन विनाइल क्लोराइड केमिकली क्या कहलाता है? विनाइल क्लोराइड तो कमर्शियल नेम है, लेकिन ये किसका नेम है? तो आंसर हो जाएगा इसका क्लोरोएथाइलीन का नेम है, जो कि एक हेलो एल्कीन है। क्योंकि पहली क्लास है, वेरी मोस्ट वेलकम तिवारी जी। तो इधर देखिए, ये क्या है? एक हेलो एल्कीन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एथिलीन तुम्हें डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा? डबल बॉन्ड वाले मैंने आपको बताया था ये एल्कीन होते हैं। और क्लोरीन क्या है? एक हेलोजन है। तो ये एक प्रकार की हेलो एल्कीन है। ये क्या है? ये एक प्रकार की हेलो एल्कीन है। और क्लोरोएथिलीन का बिल्कुल वही तरीके से जैसे पॉलिथीन बनता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर पे जब इनको हीट अप किया जाता है तो इसकी चेन खुल जाती है, पूरी पूरी चेन खुल जाती है। और इस तरीके से ऊपर नीचे ये चेन, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन था बट यहाँ क्लोरीन, इसी तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, ये पूरी पूरी चेन खुल जाती है। फिर हम इसको बोलते हैं पॉलीक्लोरोएथिलीन। सो अगर आप मेरे से पूछो, हाँ, अगर आप मेरे से पूछो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का केमिकल नेम क्या है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ क्लोरोएथिलीन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पॉलीक्लोरोएथिलीन। इसका यूज क्या होता है? अब वन लाइनर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, वन डे एग्जाम सॉरी, आपसे क्या पूछता है? पीवीसी होती कहाँ है? वेरी गुड, पाइप्स में होती है। और बताओ कहाँ होती है? कहाँ के पाइप में होती है? मेरी बात ध्यान से सुनेंगे जो लोग आज की क्लास में नए हैं। क्या कह रहे हैं? वायर कवरिंग में होती है, ड्रेनेज में होती है। क्या बात है राजीव और एस एस रॉय, शानदार, वेरी गुड। सैनिटरी पाइप में होती है। यस, एब्सोल्युटली राइट। जो लोग नए हैं ध्यान से सुनिए। घर में जब बिजली का कनेक्शन लिया जाता है नया नया, तो दीवारों में लेंटर साइड के पास जो मेन कनेक्शन होता है, मोटा टायर तार, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट की कवरिंग कर दी जाती है। वो इतनी हल्की पाइप होती है कि उसको अगर तुम सपोज पैर से मारो तो वो अंडे की शेल की तरह चटक जाती है। ठीक है, फ्लोर शीट्स भी बनते हैं, बहुत कुछ बनता है पीवीसी पाइप का। हल्की पाइप होती है, सस्ती पाइप होती है, ड्यूरेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो लंबे समय, मतलब लपलपी होती है तो लंबे समय चलती है। आजकल क्या क्या बन रहा है? आजकल मकान बनता है तो जो ऊपर की नालियां नीचे बह के आती, तो अभी बताया तो था, ये किसने? राजीव ने बताया था, ड्रेनेज पाइप। तो ऊपर से नीचे जो नालियां बह के आ रही वो पीवीसी पाइप होते हैं। बाथरूम के हल्के हल्के दरवाजे आजकल मार्केट में बिक रहे हैं, तो बाहर लोगों के यहाँ लिखा होता है मेरे यहाँ पीवीसी दरवाजे मिलते हैं। तो इसका बहुत सारा सामान, तो पीवीसी कहीं ना कहीं एक ऐसी प्लास्टिक है, हल्की है, ट्रांसपेरेंट अक्सर नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, अभी जिसको हम एथिलीन के नाम से पढ़ रहे थे, इसमें चारों हाइड्रोजन हम अगर हटा देते हैं, किससे? जल्दी से देखो, फ्लोरीन से। तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा। अब इसका नाम क्या पढ़ोगे आप कहोगे मैम इट इज टेट्राफ्लोरोएथिलीन, क्योंकि एथिलीन में से जब चारों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाते हैं फ्लोरीन जैसे हेलोजन से, तो ये एक हेलो एल्कीन बनेगी। ये भी एक टाइप की हेलो एल्कीन होगी, जिसका नाम होगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, आपको केमिकल नेम याद रखने पड़ेंगे। और सेम उसी तरीके से इसको जब काफी हीट अप किया जाएगा तो इसकी चेन खुल जाएगी और इस तरीके से एक लंबी ओपन चेन बन जाएगी, जिसको हम शॉर्ट तरीके से ऐसे दिखा देंगे। फिर हम आपको ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर नीचे सब ये क्या? ऐसे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो एग्जाम अगर आपसे पूछे 1% की टेफ्लॉन, जिसका नॉन स्टिक बर्तन बनाते हैं हम, यहां से क्वेश्चन उठता है आपका ज्यादातर कि टेफ्लॉन का यूज क्या होता है, तो इसका नॉन स्टिक बर्तन बनाया जाता है। मैम नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में यूज होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह बनाने में, जो कि चिपकता नहीं है। केवल बर्तन ही नहीं बनते हैं डियर, प्रेस भी बनती है। तो मैं देखो दिखाएं कहाँ गई, प्रेस होती है। प्रेस में क्या नाम है, प्रेस होती है कपड़े कपड़े पे करने वाली, नॉन स्टिक प्रेस नहीं। अब ऐसे समझो जैसे सपोज ये प्रेस है, ठीक है, प्रेस प्रेस कर रहे हैं। पुराने टाइम में जो पहले थोड़े समय पहले प्रेस आती थी, उसमें जो ये नीचे का सरफेस होता था वो होता था स्टेनलेस स्टील का। वेदांत, प्रेस के नीचे वाला हिस्सा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और प्रेस का वायर क्या होता है ये भी बताओ, क्यों बताओ? इलेक्ट्रिक प्रेस होती है कपड़े पे करने वाली, आयरन, उसमें वायर किसका यूज होता है ये कौन बताएगा? तुमने टेफ्लॉन उसकी तली बताई, तली होती है टेफ्लॉन की, जो कि कपड़ों में ना चिपक जाए। मेरे टी शर्ट पे रबड़ का स्टिकर है, ये चिपक गया अगर उसमें, समझ में आ रही मेरी बात? टेफ्लॉन का क्यों बनाते हैं?
हाँ, अर्थ वायर ना यार, नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम जो कि हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये भी तो क्वेश्चन बनता है आपसे कि इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, अरे यार तुम लोगों ने सर्दियों में इलेक्ट्रिक हीटर ऐसे करके वो जो कड़ी होती है जो चमकने लग जाती है, नहीं देखी? चीनी मिट्टी वाले पुराने हीटर याद करो। आजकल वाली वायर नहीं बोल रही हूं मैं, समझ में आ रही है? हाँ, जो स्प्रिंग टाइप की जो कि नारंगी रंग की कस के जलने लग जाती है, वो नाइक्रोम का वायर होता है। याद रखिएगा, नाइक्रोम, उसी नाइक्रोम का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक प्रेस में अंदर। तो विद्युत हीटर बनाने के लिए नाइक्रोम, और विद्युत इसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में स्त्री आयरन, तो उसमें भी नाइक्रोम का यूज होता है। मिश्र धातु होती है ये निकेल और क्रोमियम वगैरह की, है ना। और इसकी जो नीचे सरफेस होती है, क्योंकि नए जमाने में ये जरूरत है कि हम लोग सिंथेटिक कपड़े ज्यादातर पहनते हैं, नायलॉन, टेरिकॉट वगैरह, रबड़ के स्टिकर्स टी शर्ट पे ये चिपक जाएंगे तो तुम्हारी प्रेस, है ना, नॉन स्टिक बर्तन, तो वहां पर यूज होता है टेफ्लॉन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो इसके ना केवल यूटेंसिल्स बनते हैं, ठीक है। वेदांत कह रहे हैं मैम हम तो गैस के ऊपर हाथ रख देते हैं और गर्म करके अपने मुंह में लगाते हैं, डंडे मारे। जो शैतान बच्चा है, क्लास में भी मसाला लेके हाथ जलाएगा और कुछ नहीं। देख, बैकलाइट क्या होती है? बैकलाइट का क्या है? देखो, हम बैकलाइट बाद में पढ़ाएंगे। एक और टॉपिक आपसे पूछा जाता है, यहाँ आ जाओ ब्लैंक स्लाइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलो ध्यान से, एक टॉपिक आपसे पूछा जाता है डिस्पोजल ग्लास का। एग्जाम अगर तुमसे पूछे कि डिस्पोजल ग्लास, या आपसे पूछे कि रेल नीर की बॉटल्स किससे बनती हैं, ये अगर किसी को पता हो तो मुझे बताओ। रेल नीर की बॉटल्स इस तरह की कपड़ों में कोई हानि होती है मैम? इस तरह के कपड़ों में, मतलब जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, सिंथेटिक कपड़े हमारी मजबूरी होते हैं। अगर तुम हमसे पूछो कि बदन के लिए, बॉडी के लिए सबसे ज्यादा फ्रैंक और सबसे, तो नेचुरल फाइबर सबसे ज्यादा बेस्ट है हमारे स्किन के लिए। बट नेचुरल चीज उतनी अवेलेबल नहीं है जितना कि इंसानी जरूरत है। श्रद्धा ने आंसर दिया है पेट प्लास्टिक, लेकिन पेट ऐसे नहीं लिखोगे श्रद्धा, ये पालतू वाला पेट हो गया, कैपिटल पी, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कैसे, वेरी गुड, पी ई टी, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, ये याद रखिएगा, पॉलीएथिलीन और टेरेफ्थलेट, वेरी गुड। तो इसको आप याद रखिएगा, टेरेफ्थलेट। एग्जाम आपसे कई बार पूछ चुका है कि रेल नीर की बोतलें या फिर डिस्पोजल ग्लासेस जो कि बंद हो चुके हैं, कौन से टाइप की प्लास्टिक? पटपटी प्लास्टिक। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये एक प्लास्टिक है, चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये है पेट प्लास्टिक। और ये जो ऊपर प्लास्टिक है, देखो ये देखो, ये जो ये प्लास्टिक जो है ऊपर ढक्कन, ये पेट नहीं है। अभी अगर इसको हम सड़क पे फेंक देते हैं, प्रैक्टिकल बात करती हूँ मैम, ये बंद हो चुका है, इधर देखो ध्यान से, हाँ बंद हो चुका है, बट अभी भी चोरी छुपे बिकता है। ये वाली जो प्लास्टिक है, ये बहुत हल्की प्लास्टिक होती है। इसे अगर आप बॉटल को सड़क पे फेंक दोगे तो कबाड़िया इसे उठाता नहीं है, बिकॉज वो ये कहता है कि इसमें हमारा ज्यादा कुछ बचता नहीं है। अरे मुझे नेम याद नहीं आ रहा था वेदांत, कोई बात नहीं, समझ में आई? तो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, और ये बहुत हल्की प्लास्टिक होती है। भंडारे वगैरह के जो ग्लास होते हैं ना, वो काफी हल्के होते हैं। सरकार ने इसे इसलिए बंद कर दिया क्योंकि काफी हल्के होते हैं। पन्नी बंद क्यों हो गई, सबसे बड़ी बात ये, अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछती हूँ क्लास में, पन्नी जो बताओ बंद क्यों हो गई, कौन सी टाइप की पॉलिथीन बंद हो गई? अगर पन्नी बंद हो गई तो ये बताओ, जो बिस्किट के रैपर वगैरह हैं, सपोज एग्जांपल के रिफाइंड का पैकेट है, टाटा नमक का पैकेट है, डिकम्पोजिशन, नो, डिकम्पोजिशन इज नॉट द प्रॉब्लम। डिकम्पोजिशन एक चीज आप बिल्कुल सरल शब्दों में समझ लिए, जो इंसान के द्वारा बनाया हुआ पॉलीमर है, जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, वो कभी भी नेचर में डिकम्पोज नहीं होते, वो कभी भी नेचर में डिकम्पोज नहीं होते। प्रॉब्लम सुनो बहुत सरल शब्दों में। तो हुआ क्या, ये डिसीजन लिया गया था उस टाइम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, और उस टाइम वहां पे जब ये डिसीजन लिया गया, प्रकाश जावड़ेकर उस डिपार्टमेंट के कहीं ना कहीं जो उनके मतलब उनके हाथ में था वो डिपार्टमेंट। उस टाइम की बात है कि ये कंक्लूजन निकाला गया क्या,
कि हमारे शहर में सबसे ज्यादा गंदगी कौन फैलाती है, कौन सी वाली पन्नी? तो सर वो वाली जो पन्नी होती ना, जो फुटकर विक्रेता जल्दी से सामान दे के भैया पन्नी में डाल दो, पन्नी में सामान डाल दो, ये वाली सबसे ज्यादा गंदगी करती है। और कौन सी प्लास्टिक? जो वो वाली प्लास्टिक होती है, पटपटी प्लास्टिक, भंडारे वगैरह में जो डिस्पोजल 2-2 लीटर की पेप्सी की बोतलें, ये गंदगी करती। गंदगी क्यों करती है सर? गंदगी इसलिए होती है कि इसे कबाड़िया कोई बटोरता नहीं। अरे क्यों? क्योंकि जो मोटी वाली प्लास्टिक प्लास्टिक की चीजें होती हैं, ये लोग तो कबाड़िए बेचारे चिल्ला चिल्ला के खरीद के ले जाते हैं दरवाजों पर से। मेरी बात समझना, पतली वाली प्लास्टिक कभी तुमने कबाड़िए को बेची, पन्नी बेची, घर में जो सामान लेके आते हो वो पॉलिथीन बेची? आंसर इज नो, बिकॉज वो खरीदते नहीं है। ऐसे ही जो कबाड़िए हैं वो गलियों में इसको उठाते नहीं है। वो कहते हैं दिन भरे में जब हम साहब 3,000-4,000 बटोरते हैं, इतनी महीन पन्नी होती है, खाली 30 माइक्रोन से भी कम की, खाली 20 से 30 माइक्रोन की पतली पन्नी जो कि बंद हो गई। माइक्रोन क्या होता है? आप लोग पढ़ते हो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये यूनिट्स पढ़ते हो। तो मिली माइक्रो 10⁻⁻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 ⁻
भाई साहब होती है कि वो उसे बटोरने पर दिन भरे में मेहनत भी करो, शाम को जाके हमें मात्र 20-22 रुपए मिलते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो पन्नी कौन सी बंद हो गई? पन्नी तो अभी भी चालू है, बट पन्नी जो बनाती हैं कंपनियां, जो पॉलिथीन बनाती हैं, उनको एक नोटिस जारी किया गया सरकारी कि आज के बाद से तुम जो भी पॉलिथीन बनाओगे वो 50 माइक्रोन से कम कम मोटी नहीं हो। उसकी मोटाई 50 माइक्रोन से ऊपर की चलेगी, उससे पतली नहीं होनी चाहिए। अब आप नोटिस करोगे जो आप सामान लेके आते हो मॉल वगैरह से, वो व्हाइट कलर की पॉलिथीन है, हाँ, और उसके किनारे साइड से नीले रंग की मोहर लगी होती है जिसपे लिखा होता है कंप्लीटली रिसाइक्लेबल, मोर देन 50 to 55 माइक्रोन। तो पन्नी तो अभी भी चल रही है डियर, मोटी होती है। यस, पॉलीथीन इसलिए नहीं बंद हुई कि वो डिकम्पोजेबल नहीं थी, पॉलीथीन इसलिए बंद हुई कि वो बहुत ज्यादा पतली थी, बटोरने वाले को कुछ बच नहीं रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, अब मोटी पन्नी जब तुम फेंकोगे तो लोग बटोरेंगे, जिसका 4 पैसा बचेगा वो बटोरेगा। तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया? तो पॉलीथीन के लिए अब मत कहना तुम। अब गांव देहात में जहां पर विज्ञापन लगवाते हैं डीएमएम, वो लोग तो लिखवा देते हैं कि ये प्रकृति में नष्ट नहीं होती है। तो एक चीज समझ लो, पॉलीमर अब ऐसी चीज हो चुके हैं जिसपे हम पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं, पूरी तरीके से अब हम डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि हम पॉलीमर पन्नी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जो चीज कंपनी रिफाइंड के पैकेट फिर क्या टीन के डिब्बे में बंद कर करके भेजोगे, है ना? पहले एक जमाना था जब पेप्सी एप्सी की बोतलें कांच के बोतलों में आती थी, दुकानदार कहता था कि कांच की बोतल के पैसे जमा कर जाना। वो वाली कोका कोला पी है आपने भी शायद, और मैंने तो पी है। लेकिन आजकल कोका कोला में बॉटल का चक्कर ही नहीं है। अब क्या है, मोटे कांच की बोतल जो कि 2-3 रुपए की अच्छा खासा कबाड़िया खरीद के ले जाता था। शराब की मोटे कांच की बोतलें जो कि कबाड़िया खरीद के ले जाता था। हाँ, हंसी आ रही तुम लोगों को, राजीव हंस रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब वो उसकी जगह पेट प्लास्टिक ने ले ली है जिसका नाम है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम इससे पूछ चुका है। इस बार जो 2 अक्टूबर था उस पे कहीं ना कहीं इनके द्वारा, क्या अमित शाह जी के द्वारा जब विजिट किया गया रेल मंत्रालय में, तो सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट यही बना था। और यूपीएससी वालों ने करंट अफेयर में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो रेल नीर की बोतलें हैं उनके लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की जुगाड़ कर ली है। और उन्होंने बताया है, क्या कह रहे हैं, टोटनी पैसे ले लेके ता तो मैं बोतल की, पता नहीं आपस में क्या बतिया रहे हैं। चलो ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वापस आते हैं इधर, पॉइंट पे आइए। बैकलाइट का क्वेश्चन पूछेंगे तो आप याद रखिए, इट इज वन टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, देखो ध्यान से। क्या? इट इज वन टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। विच इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। याद रखिएगा, ये लीनियर पॉलीमर नहीं होता जिसमें मैं तुम्हें बताऊं गर्म किया और चेन खुल के और लंबी लंबी बनती चली गई, ऐसा नहीं होता इसमें। ये लीनियर पॉलीमर नहीं है, इसमें पूरी तरीके से कंडेंसेशन मतलब न्यू केमिकल बनके तैयार हो जाता है। किसका? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का। अच्छे से याद रखोगे, जितना लिखा है इसमें कुछ छोड़ोगे नहीं।
कैसा पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। किस किस का होता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का होता है। यहां से आपका मेन क्वेश्चन प्रेशर कुकर का हैंडल बनता है। वेरी गुड, प्रेशर कुकर का हैंडल बनता है। इसके अलावा एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह बनते हैं। वेरी गुड। तो बैकलाइट के यूज आप याद रखिएगा कि इसका प्रेशर कुकर का हैंडल बनता है, प्रेशर कुकर हैंडल। और बताओ भाई, बच्चे बहुत तेज हो गए मेरे। हाँ जी, इंग्लिश नेम ही होता है मैम। हाँ, बैकलाइट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्विच, इंजन की कवरिंग, जहां जहां ऐसी प्लास्टिक की जरूरत होती है जिससे वो पिघले ना, तो इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच, इंजन कवरिंग, ये सब वगैरह। प्लाईवुड मेकिंग ग्लू, नहीं बैकलाइट का प्लाईवुड मेकिंग ग्लू ना, समझे नहीं तुम्हारी बात, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक इंसुलेटर एंड हीट इंसुलेटर, हाँ वहां यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो। पेट प्लास्टिक अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट के नाम से जानते हैं, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, याद रखिएगा, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया है। रेल नीर की बॉटल्स और डिस्पोजल ग्लास बनते हैं। नेचुरल रबड़ का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए कि नेचुरल रबड़, सबसे ज्यादा रबड़ का निर्यात, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? रबड़ के पेड़ होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। रबड़ के पेड़ आपने भी लगे देखे होंगे, हाँ, रबड़ के पेड़ केरला। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बोला ये? विजय लक्ष्मी ने बोला। एब्सोल्युटली राइट। अब्दुल बासित ने भी सही आंसर दिया है। अब्दुल खलीक ने भी सही आंसर दिया है। त्रिपुरा, केरल, यही नाम आते हैं सबसे बड़े रबड़ का उत्पादन उधर ही होता है। रबड़ के बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनके तने में हल्का सा छुरा मारो तो उसमें से लसलसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, मिल्की मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लेटेक्स के नाम से जानते हैं। ये देखो लेटेक्स मैंने लिखा है, ठीक है, लेटेक्स लिखा है, ध्यान दो। इट इज एक्चुअली द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन उस केमिकल को बोला जाता है विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन व्हाइट कलर स्टिकी मटेरियल ऑफ रबर ट्री कलेक्टेड फ्रॉम रबर ट्री कॉल्ड लेटेक्स। एग्जाम में पूछा था लेटेक्स किससे रिलेटेड है? नेचुरल रबर, नेचुरल लेदर, नेचुरल प्लास्ट, इस तरीके से दे रखा था, ठीक है। और इसी जो दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है लेटेक्स, इसमें डाले जाते हैं दो एसिड, या तो फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड। ये गलत लिखा है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और डालते ही उस दूध का थक्का बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं रबर का कोगुलेशन होना। तो रबर कोगुलेशन में किसका यूज होता है? फॉर्मिक एसिड का या एसिटिक एसिड का। किस में डाला जाता है? लेटेक्स में डाला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे? लेटेक्स क्या होता है? ये व्हाइट कलर का स्टिकी मटेरियल होता है, मिल्की स्टिकी मटेरियल ऑफ रबर ट्री, ठीक है। इसके अलावा रबर कोगुलेशन में कौन से दो एसिड यूज होते? तो आंसर याद रखिए, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेचुरल रबड़ का यूज क्या होता है? मेडिकल लाइन में जो ग्लव्स पहने जाते हैं, ग्लव्स, हाँ दस्ताने, मेडिकल लाइन में वो इसी के बनते हैं। इरेजर, काफी नरम मुलायम इरेजर, वो इसकी बनती है, ठीक है। इसकी हार्डनेस, क्योंकि ये जो नेचुरल रबड़ होती है ये तो बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसकी हार्डनेस बढ़ाना मजबूरी है। मैम टायर बनाते हैं इससे, नो। नेचुरल रबड़ से टायर बनाओगे बेटा घिस जाएंगे बहुत जल्दी। नेचुरल रबड़ इतनी सॉफ्ट होती है कि रगड़ खा के टूटेगी। अब समझो, इमेजिन करो, तुम इरेजर से बना सकते हो टायर, हाँ ऐसे ही समझो, हाँ, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है? फिर क्या किया जाता है? रबड़ को सल्फर के संग उबाला जाता है, फिर उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। टॉपिक आपका यहां से बनेगा, देखो। Vulcanization is the process which is used to improve the hardness of rubber in the presence of sulfur gas. That is why it is also called, यही कारण है, that is why it is also called सल्फोनाइजेशन। एग्जाम आपसे कैसे पूछ चुका है, जरा देखो ध्यान से। सल्फोनाइजेशन क्या कह रहे हैं? गट्टा पर्चा क्या? हाँ बना सकते हैं टॉय के टायर की, हाँ टॉय के टायर की बना लेना तुम। ये बात सच है, नायलॉन का यूज किया जाता है टायर में मिक्स करके सिंथेटिक रबड़ के साथ। सिंथेटिक रबड़ हम पढ़ेंगे, एस ब्यूना, एन ब्यूना, हालांकि इनके क्वेश्चन वन लाइनर में आज तक नहीं बने,
एग्जाम आपसे ज्यादातर वल्कनाइजेशन या नेचुरल रबड़ का क्वेश्चन पूछते हैं वनडे एग्जाम में, ठीक है। आप याद रखिए इनमें से किसका यूज, अगर आपसे पूछें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनमें से किसका यूज रबड़ को कठोर बनाने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज टू इंप्रूव द हार्डनेस, द आंसर इज सल्फर। वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस। इसी तरीके से अगर तुमसे पूछते हैं कि हाइड्रोजनाइजेशन इज द प्रोसेस, जो कि किससे रिलेटेड है, तो हाइड्रोजनाइजेशन इज द प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू मेक द वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति तेल, डालडा। वेरी गुड, ठीक है। तो जो वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस, इसी तरीके से अगर तुमसे पूछते हैं कि हाइड्रोजनाइजेशन इज द प्रोसेस, जो कि किससे रिलेटेड है, तो हाइड्रोजनाइजेशन इज द प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू मेक द वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति तेल, डालडा। वेरी गुड, ठीक है। तो जो घी बनता है वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल घी, वो किससे बनता है, वो हाइड्रोजनाइजेशन से बनता है। तो इन दो नामों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दोनों का फिनोमिना बिल्कुल अलग अलग है। सैपोनिफिकेशन किससे रिलेटेड है, साबुन बनाने से रिलेटेड है। सल्फोनाइजेशन ये क्या करेगा, रबड़ की हार्डनेस को इंप्रूव करने की प्रोसेस है, जिसमें सल्फर गैस को पास कराया जाता है नेचुरल रबड़ के ऊपर से। हाइड्रोजनाइजेशन में हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है पर्टिकुलर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। कौन कौन से कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं हाइड्रोजनाइजेशन में, वनस्पति घी से, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे शॉर्टली, वेजिटेबल घी बनाया जाता है जिसमें हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है वेजिटेबल घी के ऊपर से, जिसमें 3 कैटालिस्ट आप याद रखिए, आयरन, निकेल या प्लेटिनम, इनमें से कोई ना कोई, ठीक है। आयरन, निकेल या प्लेटिनम, इनमें से कोई ना कोई कैटालिस्ट यूज किया जाता है पक्का, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपसे, ठीक है। रेयन का कपड़ा और ध्यान रखिएगा आप, अभी मैंने बताया था रेयन एक नेचुरल फाइबर है, कपड़ा है जिसका क्लोथिंग बनाने में यूज होता है, कपड़े वगैरह बनते हैं, ठीक है, यही इसका यूज है। किसका पॉलीमर होता है ये, सेलुलोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। मिक्स विद कॉटन, मिक्स कॉटन के नाम से भी जाना जाता है, देखने में आप कंफ्यूज हो जाएगा। नायलॉन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपसे, इट इज वन सिंथेटिक फाइबर मेड बाय एमाइड यूनिट, दैट इज वाई इसे पॉलीएमाइड के नाम से जाना जाता है। यूज इसका याद रखो, टूथ ब्रश बनाने में इसका यूज होता है, टूथ ब्रश, ठीक है। रस्सियां बनाई जाती हैं इसकी, रोप्स बनती हैं, और फिशिंग नेट मतलब मछली पकड़ने का जाल वगैरह बनाया जाता है इससे। और टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि आप याद रखोगे, इसे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स या बुलेट प्रूफ वेस्ट, मतलब बनियान टाइप की अंदर पहन ली, तो याद रखो बुलेट प्रूफ जैकेट, पिग हेयर इज यूज टू मेक शू ब्रश। अच्छा तुम उधर चले गए, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। हंक की बनियान, हाँ हंक की बनियान, ठीक है। अच्छा सुनो, इसी में अगर तुमसे बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ वेस्ट की जगह बुलेट प्रूफ विंडो वर्ड यूज करे, मेरी बात समझना, ओह सॉरी, बुलेट प्रूफ विंडो, तो जल्दी से बताओ बुलेट प्रूफ विंडो किसकी बनेगी, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, पुराने बच्चों में कौन बताएगा, बुलेट प्रूफ विंडो या बुलेट प्रूफ कार किसकी बनती है, जल्दी से बताओ, बुलेट प्रूफ विंडो या बुलेट प्रूफ कार, तो याद रखिए पॉलीकार्बोनेट, एब्सोल्युटली राइट वेदांत। बुलेट प्रूफ कार किसकी बनेगी, पॉलीकार्बोनेट इज यूज्ड एज, कार्बोनेट, ठीक है, इज यूज्ड एज बुलेट प्रूफ कार या विंडो, विंडो लिख देती हूं मैं, शीशा, कांच, इसका बनता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं, एक काम करते हैं फटाफट इनको समझने के लिए कुछ हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक रेल नीर बॉटल्स, जल्दी से बताओ, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इनमें से किसका यूज रेल नीर की बॉटल्स बनाने में किया जाता है, जल्दी से आंसर दो। एमसीक्यूज में दो ना बच्चा, पोल में दो, तुम लोग बीबी बीबी चिल्लाने लग गए, जल्दी से दो। पोल मिला अभी आपको या नहीं, पोल तो दे दिया मैंने, क्या हो रहा है यार, ये 2 दिन से यही प्रॉब्लम, पोल नहीं आया, अरे यार
इज यूज्ड टू इंप्रूव द हार्डनेस ऑफ रबर? इनमें से किस गैस का यूज किया जाता है रबर की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए? जल्दी से बताओ, अभी बताया था मैंने आपको, जल्दी से बताओ आंसर। इसी में दे दो आप, कोई इशू नहीं। ये पता नहीं दिक्कत आ रही है ना, ये दिक्कत कर